हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन डन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11th पर हम लोग आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश दूध है उसका पीएच 6 है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो आपको क्या लगता है कि पीएच का वैल्यू कैसे चेंज होगा अगर ये दही यानी कर्ड में बदल गया है। एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमारा आंसर क्या है कि पीएच विल बी लोअर, कम हो जाएगा वैल्यू। वाई? बिकॉज कर्ड फॉर्मेशन occurs due to formation of lactic acid। क्योंकि जो दही बनता है, दही बनने का मतलब क्या है कि लैक्टिक एसिड बन गया है। तो इसीलिए लैक्टिक एसिड हैज लोअर pH वैल्यू देन फ्रेश मिल्क। और फ्रेश मिल्क के कंपेयर में लैक्टिक एसिड की पीएच वैल्यू लो होती है। तो और सर जी बढ़िया जी, नहीं पाओगे लगता है जी? हाँ जी, नहीं पाओगे वहां। तो लैक्टिक एसिड के पीएच की वैल्यू कम होती है फ्रेश मिल्क से, तो इसीलिए पीएच जो है वो 6 से कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk। दूध वाले ने ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? तो उन्होंने क्यों शिफ्ट किया है पीएच मिल्क का 6 से थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ? ये पहले पार्ट में आपसे पूछा है, तो इसका क्या आंसर आएगा कि क्यों किया है? बिकॉज टू कीप द मिल्क फ्रेश और टू अवॉइड स्पॉइलिंग ही shifts the pH to slightly alkaline। तो पीएच शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया 6 से अल्कलाइन की तरफ, कि वो उसको एसिडिक से थोड़ा सा कम एसिडिक और यू कैन से न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो दूध है वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। टू कीप द मिल्क फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम, और या फिर कह सकते हैं कि मिल्क स्पॉइल खराब ना हो, इसलिए पीएच को अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि why does this milk take a long time to set as curd? ऐसे दूध को दही में बनने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, इनिशियली लैक्टिक एसिड यानी कि जो कर्ड है विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेकिंग सोडा।
तो जो स्टार्टिंग में लैक्टिक एसिड बनना शुरू होगा वो बेकिंग सोडा उसे न्यूट्रल कर देगा। सो इट टेक्स मिल्क टेक्स longer time to set as curd। तो इसीलिए जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा उसे बेकिंग सोडा न्यूट्रल कर देगा। जब पूरे का पूरा अमाउंट बेकिंग सोडा का न्यूट्रल हो जाएगा लैक्टिक एसिड से, फिर उसके बाद जो नया लैक्टिक एसिड बनेगा वो दही होगा, कर्ड होगा। तो इसीलिए उसको होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेकिंग सोडा से दो चीजें हो रही हैं, एक तो जो मिल्क है वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता, और दूसरी वजह और दूसरा पॉइंट ये है कि उसे दही बनने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा बेकिंग सोडा के थ्रू। तो ये दो पॉइंट या दो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं और ये उनके आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी को एक ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जिसमें मॉइस्चर नहीं होता। तो कहता क्यों, एक्सप्लेन करें, इसकी वजह क्या है। आपने रिएक्शन देखा था, पीओपी यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम लोग जिप्सम बोलते हैं। तो अवॉइड करना है हमें, जिप्सम नहीं बनने देना है, तो इसीलिए उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे। टू मेक इट नहीं, टू मेक इट नहीं, टू प्रिवेंट इट, टू prevent it from the formation of gypsum, POP should be stored in a moisture proof container। इसका आंसर ये भी लिख देते हैं कि if plaster of Paris comes in contact with moisture it will convert it into gypsum which is solid hard mass। So to avoid this thing it should be stored in moisture proof container। क्योंकि जिप्सम बन गया, फिर जिप्सम को आप फर्दर यूज नहीं कर पाओगे। पहले आपके पास पीओपी होता है, फिर उसको आप यूज कर सकते हो अपने तरीके से। लेकिन अगर आप पहले ही उसको वाटर के साथ कांटेक्ट में ले आओगे और फिर उसको सोचोगे कि मैं यूज कर लूंगा थोड़ी बाद में, तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सॉलिड हार्ड मास बन जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग रिएक्शन के थ्रू देते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। क्या होती है न्यूट्रल रिएक्शन? व्हेन एसिड एंड बेस react with each other to form salt and water, such reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एक रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दो एग्जांपल्स की बात की है तो अपन दे सकते हैं, ये NaOH अपना बेस हो गया, फिर इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये NaCl यानी कि सॉल्ट बना देगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये हो गई फर्स्ट। सेकंड आप क्या दे सकते हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड,
तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा KNO3 और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप दो एग्जाम्पल आपने ये लिख दी। इसके अलावा भी आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो सूटेबल जो आपको अवेलेबल हो, और ये सारी रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसमें एसिड और बेस मिलेंगे और वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो इंपॉर्टेंट यूज बता दो। पहले आप वॉशिंग सोडा के यूज लिख लेते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पहला यूज यहाँ पे ये लिखने वाला हूं, इट इज यूज्ड टू remove the permanent hardness of water। पानी की परमानेंट हार्डनेस मतलब ऐसी इंप्योरिटीज जिनको सिंपली बॉईल करके रिमूव नहीं किया जा सकता, ऐसी इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए बहुत सारी केमिकल सीरीज चलाई जाती हैं जिसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है। इसके अलावा आप और क्या यूज लिख सकते हो, it is used in the manufacturing of glass, paper and एक चीज और थी, ग्लास था, पेपर था, सोप। तो ग्लास कांच बनाना है, कागज बनाना है और साबुन बनानी है, तो वहां पे भी इसे यूज किया जाता है। तो ये आपके दो यूज हो गए। इसके अलावा एक यूज और दिया हुआ है आपकी बुक में, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सच एज बोरैक्स। और एक हो गया सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो मतलब ये अलग अलग यूजेस हो गए जो आप लोग अपने दे सकते हो। तो ये दो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा हो गए। देन है बेकिंग सोडा। तो यूज ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के दो यूज। पहला यूज आप क्या लिख सकते हो, इट इज यूज्ड एज वन ऑफ द ingredients in making antacid। एंटासिड्स बनाने में जो एक इंग्रेडिएंट है उसमें आप लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा को यूज करते हो क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है, एज इट इज ऑफ बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर होने की वजह से ये स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड पैदा होता है उसको न्यूट्रल कर देता है, तो इसीलिए हम लोग इसे यूज करते हैं एंट एसिड में। ओके, सेकंड आप यूज क्या लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, मैं अगली लाइन में लिखता है एसिड एस फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो जो आग बुझाने के लिए चीज यूज की जाती है वहां पे भी हम लोग इस चीज को यूज करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो आग को या फायर को बुझाने का काम करते हैं, और इसे वी कॉल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा एक बहुत अच्छा यूज और भी है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है, और बेकिंग पाउडर को जब आप हीट करते हैं या वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे आपका ब्रेड केक जो है वो फूल जाता है, वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। तो वो है तो बेकिंग पाउडर का यूज, लेकिन बेकिंग पाउडर किससे बना? बेकिंग सोडा से, तो वो आपका उसको लिख सकते हैं। और बेकिंग पाउडर किस चीज का कॉम्बिनेशन है? बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, एक ऐसा एसिड जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसे अपना यूज खाने के यूज कर सकते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड हो गया, तो उससे अपना बेकिंग पाउडर बनता है। और इसके अलावा कुकिंग को फास्ट करने का भी यूज किया जाता है इसको, ये भी पॉइंट दिया हुआ है। और टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में भी इसको यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा के बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं, तो आप कोई भी जितने पूछे हुए हैं 2-3 यूजेस आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा डन हुआ, और 11 to 15 हम लोगों ने आज डन किए। एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हुई, सेकंड चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।